फ्रेंच वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिन्होंने बायो-सेवर्ट का नियम दिया। ठीक, और बायो-सेवर्ट का नियम क्या था? डीबी मॉड, यानी किसी छोटे से धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बराबर बताया था उन्होंने 0/4 पाई IDL साइन थीटा के बटे आर स्क्वायर। याद आ रहा होगा ये सब। ठीक, DL उस छोटे से अल्पांश की लंबाई थी, R उस अल्पांश की बिंदु P से दूरी थी, और साइन थीटा अल्पांश और बिंदु P को उस अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण था। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था इसके पहले। ठीक है, तो ये डीबी मॉड बराबर था, ये बायो-सेवर्ट के नियम से था। फिर हमने देखी थी तीसरी चीज़ कि दिशा कैसे निकालते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम बेस्ट था, मैंने बताया था। जैसे अपन क्या करते हैं, धारावाही चालक की दिशा में, जैसे यहाँ पर अभी धारा इस दिशा में बह रही है, धारावाही चालक की दिशा में अंगूठे को रखते हैं और अंगुलियों को उस ओर इंगित कराते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो खुली तल के लंबवत, खुले हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अभी कहाँ होगी? अंदर की ओर। अंदर की ओर यानी किससे दर्शाएंगे? क्रॉस से। अंदर की ओर क्रॉस से और बाहर की ओर डॉट से। ये भी बताया था मैंने कैसे याद रखना है। ठीक है, अब हम इन सब का उपयोग करते हुए एक आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। किसी लंबे धारावाही चालक के कारण, लंबे और सीधे धारावाही चालक के कारण उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक, ये आर्टिकल है। यहाँ जैसे अपन ने एक तार ले लिया है, ठीक है, जो अत्यधिक लंबाई का है। इस तार के कारण इससे r लंबवत दूरी पर एक बिंदु है P, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रिपीट, एक तार है जो अनंत लंबाई का है, सीधा तार रखा हुआ है y अक्ष के निर्देश, इससे r लंबवत दूरी पर बिंदु P है और हमारा उद्देश्य है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किए हैं? इसके लिए हमने क्या किया है कि इस पूरे तार को अनंत सूक्ष्म अल्पांशों में बांट दिया। उनमें से एक छोटा सा अल्पांश यहाँ प्रदर्शित है AB। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? DL। इस AB को बिंदु P से मिलाया है और उसके बीच बनने वाला कोण ये थीटा है। ठीक, ये दूरी P से B तक की कितनी है? X है, और ये लंबवत दूरी R है। ये दूरी मान लिया Y है। ध्यान रखना, ये X दूरी जो लिखी गई है P से A और P से B लगभग बराबर है, और दोनों वैल्यू कितने बराबर है? x के बराबर। ध्यान रखेंगे इसका। माने ये कोण जो है अल्फा है, यानी OA के द्वारा इस बिंदु P पर बनने वाला कोण अल्फा, और ये छोटा सा कोण जो अल्पांश बिंदु P पर बना रहा है वो कितना है? d अल्फा है। ठीक है, इतना पर मान लिया है। ठीक, और अब इसके बाद हम लगाएंगे इस अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अल्पांश, धारा अल्पांश बोलते हैं इसको। धारा अल्पांश AB के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता MFI, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी आएगी? dB मॉड बराबर μ0/4 पाई। धारा I है, लंबाई DL है, साइन थीटा भी वैसी है जैसे इसके पहले हुआ करता था, लेकिन बटे में बीच की दूरी का वर्ग लेना है। बीच की दूरी कितनी है? R नहीं है, X है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन? X का वर्ग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये किसके नियम से हो गया? बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक। सेकंड पॉइंट, इसके बाद जब इतना निकाल लिया अपन ने, तो सेकंड पॉइंट में अपने को पता लगाना है कि अब इसको समाकलित कैसे करेंगे, क्योंकि हमको तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए ऐसे छोटे छोटे अल्पांश जो लिए जाएंगे उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और उनको समाकलित करेंगे। लेकिन मुझे बताइए कि समाकलित तो करेंगे, लेकिन समाकलन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2, और फंक्शन किसका होता है? x का। यहाँ पर थीटा और x दो वेरिएबल हैं और हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं? l के सापेक्ष। नहीं हो सकता। यहाँ थीटा के वेरिएबल है, ए बी को हम आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और नंबर 2, ये दूरी x जो है वो भी चेंज होती जाएगी सब जगह, और इसलिए यहाँ पर दो दो परिवर्तनशील राशियाँ हैं, साइन थीटा में थीटा, एक्स स्क्वायर में x, और इसीलिए हम इन सबको एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, एक चर राशि में परिवर्तित करेंगे। वो यहाँ चित्र में अल्फ़ा है, तो उसके लिए कुछ ज्यामिति लगाएंगे। ज्यामिति क्या लगाएंगे? त्रिभुज PAC दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज PAC दिखाई दिया, ये P है, ये A है, ये C है। ये लंब डाला गया था A से, ठीक है, तो ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है।
इस त्रिभुज PAC में डी अल्फा कोण बराबर चाप AC के बटे त्रिज्या x, लेकिन AC चाप लगभग किसके बराबर है? AC चाप लगभग बराबर है AC के, इसलिए डी अल्फा बराबर हो जाएगा AC के बटे x, या AC बराबर हो जाएगा x डी अल्फा। सभी का नंबर हो गया ये 2, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा अपन ज्यामिति लगाए हैं। फिर एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, त्रिभुज ABC में दिख रहा है ABC, इसमें साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लंब AC के बटे कर्ण AB, तो AC के बटे AB हो जाएगा, AC के बटे AB। AB कितना है? AB DL के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? AC के बटे DL, त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो AC बराबर DL साइन थीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 2 और 3 में LHS एक साइड एक जैसी है तो दूसरी साइड भी एक जैसी होगी, तो इसका मतलब 2 और 3 से तुलना कर देंगे, 2 व 3 से, तो कितना मिल जाएगा अपने को? x डी अल्फ़ा बराबर DL साइन थीटा, ये 4 हो गया। 4 से 1 में DL साइन थीटा की जगह मान रख देंगे, ठीक है। तो 4 से 1 में मान रखने पर, ठीक है, जब मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा? देखें, dB मॉड बराबर μ0/4 पाई I DL साइन थीटा की जगह लिखेंगे x डी अल्फ़ा के बटे x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो μ0/4 पाई I डी अल्फ़ा के बटे x, ये dB मॉड हो गया। अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको समीकरण नंबर देंगे अपन 5। प्रॉब्लम क्या है? अल्फ़ा तो आ गया डी अल्फ़ा, लेकिन वहाँ पर x है, तो x को कैसे हटाएंगे? x को हम परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे r और अल्फ़ा के रूप में, क्योंकि r स्थिर है, O से P तक की लंबवत दूरी कभी नहीं बदलने वाली है, कोण 90 अंश का है, लंबवत दूरी नहीं बदलेगी। तो इसलिए हम अब लेंगे त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में कॉज अल्फ़ा निकालेंगे। कॉज अल्फ़ा बराबर आधार के बटे कर्ण, आधार की वैल्यू तो r है और कर्ण की वैल्यू x है। मैंने बताया था PB और PA दोनों की वैल्यू लगभग किसके बराबर है? x के। यहाँ से x का मान निकालेंगे, r बटे कॉस अल्फ़ा, ये कहाँ रख देंगे अपन? ये रख देंगे 5 में। 5 में किसकी जगह पर रखेंगे? इस x की जगह पर, तो dB मॉड बराबर आ जाएगा μ0/4 पाई I डी अल्फ़ा की बटे r अपॉन कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी मॉड बराबर μ0/4 पाई I कॉज I बटे r कॉज अल्फ़ा डी अल्फ़ा, इसको देंगे समीकरण नंबर 6। और अब हम उस रूप में आ गए हैं जिसको समाकलित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ अल्फ़ा परिवर्तनशील है और अल्फ़ा के सापेक्ष हम उसे समाकलित कर सकते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण लंबाई के लिए b निकालना है, ठीक है। तो संपूर्ण लंबाई के लिए समाकलित करने पर तो कितना हो जाएगा? b मॉड बराबर इंटीग्रेशन dB मॉड, कहाँ से कहाँ तक? माइनस अनंत से प्लस अनंत। माइनस अनंत मतलब यहाँ नीचे की ओर जाएंगे जब अपन यहाँ पर, तो ये माइनस अनंत है, और ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस अनंत है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूँ, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बारे में बड़ी भ्रांति है आप लोगों को। अनंत का मतलब ऐसे समझते हो कि बहुत बड़ा मान, जैसे यहाँ से लंदन तक की दूरी, ठीक है, या यहाँ से तारों तक की दूरी, ऐसा नहीं है। अनंत सापेक्षिक होता है। कैसे? यहाँ पर r का मान यदि 5 सेंटीमीटर है, 5, तो उसके 10 गुने से ज़्यादा दूरी या 10 गुने से ज़्यादा यदि उस तार की लंबाई हो, यानी 50 सेंटीमीटर या उससे ऊपर हो, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, तो उसकी लंबाई को अनंत माना जाएगा। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, यदि इस तार की लंबाई का मान लंबवत दूरी के 10 गुने से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में वो तार अनंत लंबाई का माना जाएगा, अन्यथा उसे निश्चित लंबाई का तार लेंगे। निश्चित लंबाई के तार के लिए इसके बाद अपन देखेंगे कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनंत लंबाई का अर्थ ये है, ठीक है। अनंत लंबाई में जब नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर ये अनंत कहलाएगा माइनस में, और ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस अनंत कहलाएगा। अब इसको कोण के रूप में देखना होगा, क्योंकि यहाँ तो समाकलन जब करेंगे इसका ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I/r कॉज अल्फ़ा डी अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कैसे परिवर्तित होगा जरा देखें।
यदि इधर की ओर अपन बढ़ते जाते हैं आगे आगे और ऊपर आगे चलते जाएंगे तो अल्फ़ा का मान भी लगातार बढ़ते चले जाएगा और अल्फ़ा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, π/2 90 अंश तक पहुंच जाएगा जब अनंत पे जाएंगे। तो नीचे की ओर अल्फ़ा निगेटिव होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे अनंत तक, माइनस अनंत तक, तो अल्फ़ा की वैल्यू टेंड्स टू कितनी हो जाएगी, -π/2 -90। इधर निगेटिव वैल्यू होती है और इधर कैसी होती है, पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे, हर्ष ध्यान देंगे, निशांत आप भी ध्यान देंगे इस तरह, बायो वाले खास करके, ठीक है, कि ऊपर की ओर यदि पॉजिटिव है तो नीचे की ओर के एंगल कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। और जब निगेटिव एंगल होंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो वो अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव होते होते कितनी निगेटिव हो जाएगी, π/2 माइनस। तो इसलिए जब ऋणात्मक दिशा में माइनस अनंत पे होगे तो कोण का मान -90 होगा, धनात्मक दिशा में अनंत पर जाओगे तो अल्फ़ा का मान बढ़ते बढ़ते π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिट रखेंगे, नीचे की लिमिट π/2 माइनस में और ऊपर की लिमिट प्लस में π/2। μ0/4π I/r बाहर निकल जाएगा। कॉज अल्फ़ा का इंटीग्रेशन सबको पता है, साइन अल्फ़ा होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। हाँ, तो इसमें से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, μ0/4π वैल्यू पुट करेंगे, याद है, पहले साइन π/2 रखेंगे माइनस साइन -π/2 रखेंगे। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 I/r, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू -1 होती है। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो आर्टिकल आ जाएगा μ0/4π 2I/r, ये मॉड b की वैल्यू हो जाएगी। तो अनंत लंबाई के इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसका मान इतना हो जाएगा, ठीक है। हर्ष कोई प्रॉब्लम, P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, लेकिन बायो-सेवर्ट के नियम के हिसाब से इस संपूर्ण चालक तार को अनंत सूक्ष्म अल्पांशों में बांट देंगे। ये अल्पांश में से एक छोटा सा अल्पांश यहाँ AB दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई DL है। इसके कारण इस AB को बिंदु P से मिलाएंगे AP और BP रेखा से। इन दोनों दूरियों का मान लगभग कितना है, x के बराबर है। ये दूरी r है, ये दूरी को माना y ले लिया है अपन ने, ये कोण अल्फ़ा ले लिया है, तो ये छोटा सा कोण जो AC द्वारा या AB द्वारा बिंदु P पर बनाया जा रहा है उसको d अल्फ़ा ले लिया गया है। यहाँ ये कोण थीटा ले लिया है। अब हम जानते हैं कि इस छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करेंगे, और बायो-सेवर्ट के नियम से उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, dB मॉड बराबर μ0/4π I dl साइन थीटा के बटे x², ठीक है, इतनी हो जाएगी। ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़, हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने वेरिएबल है, हमको dl लंबाई के सापेक्ष से समाकलित करना है, लेकिन यहाँ थीटा परिवर्तनशील है और x भी परिवर्तनशील है। आप जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाओगे कोण थीटा का मान छोटा होते जाएगा और दूरी x का मान बढ़ते जाएगा। दो वेरिएबल हैं, आप इंटीग्रेट या समाकलित कर नहीं सकते, और यही कारण है कि समाकलन करने के लिए अब इन सबको, यानी dl को, थीटा को, x को, इन सबको हम अल्फ़ा के रूप में परिवर्तित करेंगे, अल्फ़ा के रूप में, ठीक है। अल्फ़ा के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने क्या किया है, दो त्रिभुजों को लिया है। एक त्रिभुज है APC या PAC। इस त्रिभुज में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का उपयोग किया गया है। कोण बराबर d अल्फ़ा है, चाप यानी AC है और त्रिज्या x है। AC चाप ये लगभग किसके बराबर है, AC खंड के, क्योंकि कोण अत्यंत सूक्ष्म है, तो इसको AC लिख देंगे। इससे निकल जाएगा AC बराबर x अल्फ़ा। फिर यही AC का मान हम त्रिभुज ABC में भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC में साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, AC के बटे AB। AB ये किसकी लंबाई है, DL है ये, तो उसकी DL लिख देंगे, तो AC बराबर DL साइन थीटा हो जाएगा। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 दोनों में अपने को AC इस साइड में है, तो इधर XD अल्फ़ा बराबर हो जाएगा DL साइन थीटा के। ये 4 से DL साइन थीटा का मान किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे DL साइन थीटा की जगह, तो कितना हो जाएगा μ0/4π I DL साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दिए XD अल्फ़ा के बटे x²। x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा μ0/4π I d अल्फ़ा के बटे x। अभी भी x जो है वो परिवर्तनशील है, व्हाइट बोर्ड x। अब इसके बाद हम x को भी अल्फ़ा के रूप में बदलेंगे,
एक्स को भी अल्फ़ा के रूप में बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी ए में कॉज अल्फ़ा निकालेंगे। कॉज अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आर के बटे एक्स। तो इससे एक्स बराबर निकल जाएगा आर बटे कॉज अल्फ़ा। ये उठा करके यहाँ एक्स किया लिख देंगे, तो यहाँ आर बटे कॉज अल्फ़ा लिख दिए। कॉज अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा तो μ0/4 पाई I/r कॉज अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनंत लंबाई का हो चाहे निश्चित लंबाई का हो, दोनों स्थितियों में हमें ये सूत्र निकालना है, यहाँ तक आना है। अब इसके बाद अनंत लंबाई के लिए जब लेंगे, संपूर्ण लंबाई के लिए समाकलित करेंगे, तो समाकलित करने के लिए आप यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में जाएंगे तो माइनस अनंत होगा, धनात्मक दिशा में जाएंगे तो प्लस अनंत होगा। तो इसे माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में समाकलित करेंगे। अब यहाँ माइनस अनंत की जब बात करते हैं तो वो अब कोण के रूप में प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा है, डी अल्फ़ा है, तो कोण के रूप में कैसे बदलेंगे। यदि हम इस तरफ को जाते हैं, मैं इधर एक छोटे क्षेत्र में परिवर्तन कर दूँ इस तरीके से, तो लगातार अल्फ़ा का मान और निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव होते होते अंत में कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। ऐसे यदि हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू और पॉजिटिव होते होते आखिर में कहाँ तक चली जाएगी, +π/2 तक चली जाएगी। तो अनंत लंबाई के लिए जब निकालना होगा तो -π/2 से +π/2 के बीच में समाकलित कर देंगे। यहाँ μ0/4 पाई I/r स्थिरांक है, बाहर निकल जाएगा। कॉज अल्फ़ा का इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में इसको समाकलित कर देंगे। साइन π/2 माइनस साइन -π/2 हो जाएगा। साइन -π/2 की वैल्यू -1 होती है तो -1 लिख दिए, और ये 1 - -1 2 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास में आर्टिकल। अब यदि निश्चित लंबाई का तार होता, ये यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये r दूरी है, तो निश्चित लंबाई का तार होता तो क्या होता, ऊपर की ओर जाने पर तो ये अल्फ़ा ले लिए, और नीचे की ओर ये अनंत दूरी पर जाएंगे, सॉरी निश्चित दूरी पर जाएंगे जब, ये इधर जाएंगे जब, तो ये इस कोण को मान लिया अपन ने कि -β है। ये लंबा दूरी कितनी है, r है। तो तार जब निश्चित लंबाई का हो और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, तो इसे इंटीग्रेशन करेंगे हम, BAB निकालना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, -β से यहाँ ऊपर कहाँ तक, अल्फ़ा तक। μ0/4 पाई I/r कॉज अल्फ़ा डी अल्फ़ा। μ0/4 पाई I/r बाहर निकल जाएगा। कॉज अल्फ़ा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन अल्फ़ा -β से अल्फ़ा, जो बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I/r ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा माइनस साइन -β। राहुल बताएगा साइन -β की वैल्यू कितनी होती है, बता सकते हो क्या, साइन -β की वैल्यू कितनी होती है, हर्ष कोई भी बता दे, ठीक है। तो साइन -β की वैल्यू माइनस साइन बीटा होती है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I/r साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये b हो जाएगा AB के कारण, इसको मैंने यहाँ बॉक्स में बंद कर दिया। ये किसके लिए हो जाएगा, जब निश्चित लंबाई का हो, ठीक है, निश्चित लंबाई का तार हो, अनंत लंबाई का ना हो बल्कि वो निश्चित लंबाई का हो। तो जब निश्चित लंबाई का होगा तब वो सूत्र आएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर से मैं इतना हिस्सा अलग कर देता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा जो बनाया गया है ये किसके लिए है, निश्चित लंबाई के तार के लिए, और बाकी अपन ने जो पूरा किया वो अनंत लंबाई के तार के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला आर्टिकल कंप्लीट। जरा ध्यान से देख लें, समझ लें, इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज वृत्तीय चालक के कारण निकाले जा रहे हैं, वृत्तीय चालक के कारण, ठीक है। तो उस वृत्तीय चालक के कारण निकालने के लिए अब मेरे को पूरा मिटाना पड़ेगा और फिर एक नया चित्र बनाना पड़ेगा। तो आप 2 मिनट वेट करें, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये अपन निकालने जा रहे हैं। ये C केंद्र है, ये एक वृत्तीय कुंडली है। अभी मैंने चित्र में दिखाया है कि एक ही फेरा है, लेकिन इसमें n फेरे हैं इस तार में, और धारा I प्रवाहित हो रही है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चालू कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए हमने एक छोटे से अल्पांश की कल्पना की, जैसे करते आए हैं, ठीक है। ये अल्पांश है AB, इसमें ये कोण हमेशा 90 अंशी आएगा वृत्त के कारण। ये अल्पांश जो है, उस अल्पांश की लंबाई कितनी ले ली अपन ने, DL ले ली, ठीक। ये C है,
और यहाँ पर कितनी धारा बह रही है, I। तो और ये दूरी कितनी हो जाएगी, R। तो आपको पता है कि इस अल्पांश AB के कारण धारावाही अल्पांश AB के कारण C पर MFI चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB मॉड बराबर μ0/4 पाई IDL साइन 90। नोगेंद्र साइन 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कोण कितने अंश का आने वाला है यहाँ पर, 90 अंश के बटे R², या इसको लिख देंगे μ0/4 पाई IDL के बटे R²। ये dB मॉड हो गया। अब इसको संपूर्ण लंबाई के लिए समाकलित कर देंगे L के सापेक्ष, और बाकी सारी स्थिर राशियाँ, ठीक है। तो इसे संपूर्ण लंबाई कितनी आएगी, एक चक्कर पूरा होता है तो लंबाई 2πr होती है। हमने क्या बोले कि n फेरे हैं इसमें, तो संपूर्ण लंबाई कितनी आएगी, n × 2πr के लिए समाकलित करने पर ठीक है। तो समाकलित जब करेंगे तो b निकाल रहे हैं अपन मॉड, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dB मॉड, या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2πr × n μ0/4 पाई IDL के बटे R²। एक फेरा नहीं है, n फेरों वाली वृत्तीय कुंडली है, तो n फेरों वाली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता MFI ये निकाल रहे हैं। तो एक फेरा होता तो 2πr लंबाई है, n फेरे हैं तो कितना हो जाएगा, n × 2πr। ये राशि पूरी स्थिर है, बाहर निकल जाएगी μ0/4 पाई I/R²। 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन L हो जाएगा 0 से n × 2πr μ0/4 पाई I/R²। सीधे सीधे n × 2πr रखेंगे और फिर -0 रखेंगे, सरल करेंगे μ0/4 पाई I/R² × n × 2πr। क्या क्या कैंसिल होगा, एक r से एक r, 2π मत कैंसिल कर देना, ठीक है। 2π इसलिए नहीं कैंसिल करते क्योंकि हम μ0/4 पाई के रूप में ही लिखना चाहते हैं। तो 2πNI/r ये हो जाएगा b की मॉडल, ठीक है। μ0/4 पाई 2πNI/r ये हो जाएगा मॉड ऑफ b। बहुत आसान आर्टिकल है, और ये सबसे आसान आर्टिकल सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। और इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये एक वृत्तीय कुंडली है, इस वृत्तीय कुंडली के में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I, इसकी त्रिज्या कितनी है, R, और हमें इसके केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश लिए AB जिसकी लंबाई कितनी है, DL, ठीक है। इसके केंद्र पर जो कोण बना रहा है ये वाला, ये छोटा सा सूक्ष्म कोण है d∝, और ये लंबाई कितनी है, DL। ये कोण यहाँ पर 90 अंश आएगा, ध्यान रखना, थीटा बराबर हमेशा कितना रहने वाला है, 90 अंश। फॉर्मूला क्या होता है, dB मॉड बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 के बटे R²। यहाँ से μ0/4 पाई IDL बटे R² हो जाएगा, साइन 90 एक होता है। अब इसे संपूर्ण लंबाई के लिए समाकलित कर देंगे। संपूर्ण लंबाई मतलब एक फेरे की लंबाई 2πr है, तो n फेरों की n × 2πr हो जाएगी, तो उसके लिए समाकलित कर देंगे। तो उसकी संपूर्ण लंबाई के लिए कर रहे हैं, तो ये b मॉड हो जाएगा, ये μ0/4 पाई I/R² बाहर निकल जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन L हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से n × 2πr तक। यहाँ पर अब n × 2πr पुट कर देंगे और -0 पुट कर देंगे, सरल करेंगे तो n × 2πr अकेला बचेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, μ0/4 पाई 2πNI के बटे r, ये सूत्र आ जाएगा, ये b की मॉडल है, ठीक है। जबकि पूरा का पूरा वृत्तीय लूप कंप्लीट है। कई बार अपने को जो वृत्तीय लूप दिया रहता है पूरा नहीं रहता, इस तरीके का होता है, यानी यहाँ से धारा I आ रही है, इस वृत्तीय रूप में बह रही है, ठीक है, और फिर इस तरीके से बाहर निकल रही है, डॉटेड बनाया। ये वाला कोण जो देता है यहाँ से यहाँ तक, ये थीटा रेडियन होता है, ठीक, और धारा बह रही है I। तब कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके लिए डायरेक्ट सूत्र याद रखेंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है,
यहाँ पर इस स्थिति में बी की मॉड वैल्यू आएगी म्यू 0/4 पाई थीटा आई के बटे आर। याद रहेगा, ये सूत्र आप लोगों को 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सवाल जब करेंगे अपन हल तो बहुत सारे सवाल इस पर आधारित हैं। तो इसलिए सीधा मॉड भी बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई थीटा आई के बटे आर। ठीक है, ये कोण थीटा किस में होगा, रेडियन में। ठीक, यदि थीटा को 2 पाई कर दो, पूरा वृत्तीय लूप कर दो, तो 2 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा, वही रहेगा 2 पाई आई अपॉन आर एन के लिए 1 लेने पर। ठीक है, यदि सीधा सीधा इतना भर रहे तार, कई बार ऐसा तार दिया रहता है, ऐसा लूप दे दिया उसने, ठीक, और बोल दिया कि धारा बह रही है तो इस यहाँ पर भी निकालो, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, कितने रेडियन का हो जाएगा, पाई रेडियन। तो उसका बी की वैल्यू कितनी आएगी म्यू 0/4 पाई, थीटा की जगह पाई लिखोगे आई के बटे आर। ठीक, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये उस समय बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ अलग टाइप के 2 सूत्र हैं जिनको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लें। ठीक है, स्पेशल कंडीशंस। अब हमें करना है एक वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष समझते हो वृत्तीय कुंडली का, ये वृत्तीय कुंडली है। ठीक है, तो उसके केंद्र से जो लंब जाएगा, लंब रेखा, वो लंब रेखा उसकी अक्ष कहलाएगी। उस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, जो थोड़ा सा टफ आर्टिकल है उसको अपन कल करेंगे। ठीक है।